हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम आईसीएमआर एग्जामिनेशन के शॉर्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। आईसीएमआर जेआरएफ की अगर हम बात करते हैं तो ये एक टफनेस की अगर मैं बात करूँ तो मिड लेवल एग्जामिनेशन है, दैट इज सीएसआईआर जो एग्जाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। बट आईसीएमआर का नेचर इस तरीके का नहीं है। आईसीएमआर का जो नेचर है वो थोड़ा आपका मिड लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको देखने मिलती है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मैं आईसीएमआर के पैटर्न की बात करती हूँ तो आईसीएमआर में आपको दो पार्ट देखने मिलते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं और पार्ट बी में अगर हम बात करेंगे तो आपको मतलब 50 क्वेश्चंस मिलते हैं और 50 के 50 ही आपको करने होते हैं। पार्ट बी में आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं और आउट ऑफ 100 आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है उसका टोटल मार्क्स है 1। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, दैट इज यहाँ पर टोटल अगर मैं मार्क्स की बात करूंगी तो 125 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 125 मार्क्स, तो अगर हम देखिए पहली बात तो ये कि आईसीएमआर में कट ऑफ एज सच रिलीज नहीं होती। या कट ऑफ के बारे में इन जनरल हम नहीं समझते हैं कि कट ऑफ रिलीज हो रही है या कट ऑफ के बारे में बात हो रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात है कि 2 लिस्ट निकलती है। आईसीएमआर का जब सिलेक्शन होता है, जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वहाँ पर 2 लिस्ट होती है, एक फर्स्ट एंड एक सेकंड। ठीक है, जो फर्स्ट लिस्ट होती है वहाँ पर आपको आईसीएमआर का जो फेलोशिप होती है वो मिलती है। ठीक है, फेलोशिप होती है वो मिलती है जिसके थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड लिस्ट है उसके थ्रू आप जो आईसीएमआर के जो प्रोग्राम्स हैं एज इन जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, ठीक है, उनमें आप वर्क कर सकते हैं, उनमें आप काम कर सकते हैं। और उन प्रोजेक्ट्स में डिपेंडेंट अपॉन वहाँ पे कितना फंडिंग है क्या है वो आप देख सकते हैं। तो ये सेकंड लिस्ट है, लेकिन सेकंड लिस्ट में आपको फेलोशिप आईसीएमआर बाध्य नहीं है देने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसके थ्रू पीएचडी आपको मिलेगा ऐसा कोई वो नहीं है, मैंडेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फेलोशिप भी मिलेगी और पीएचडी भी मिलेगी और 120 सीट्स इन जनरल यहाँ पर रहती हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये नंबर देख सकते हो आप। ठीक है ना, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि फर्स्ट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो। और अगर इस लिस्ट में आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, मतलब आपको 125 मार्क्स में से कम कोशिश ये होनी चाहिए कि 80 प्लस आपके मार्क्स यहाँ पर इस एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो आप बहुत आराम से एक सेफ स्कोर आपका हो जाएगा 80 प्लस, प्लस माइनस 5 आप बोल सकते हैं, हालांकि प्लस साइड पे मैं बोलूँगी +5 आप इसको कर लीजिए। ये मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप एक सेफ स्कोर अपने आप को, एक सेफ जोन में अपने आप को आप मान सकते हैं। ठीक है, सेफ जोन में अपने आप को आप मान सकते हैं। ओके ना, अब बात करते हैं कि ये जो ए और बी सेक्शंस हैं इनमें किस किस एरिया से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। मतलब कि ये जो ए और बी सेक्शंस मैंने आपको बताए, इनमें क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ कहाँ से हमको। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ए सेक्शन के बारे में। ठीक है, इस ए सेक्शन के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको जो जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो बहुत ही बेसिक नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही बेसिक नेचर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आप अगर बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ के जा रहे हैं किसके सब्जेक्ट की, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अगर आप ये पढ़ के जा रहे हो 11th और 12th क्लास की, ठीक है, 11th और 12th क्लास की, अगर आप ये बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ के जा रहे हैं तो सेक्शन ए जो है उस पर अच्छा खासा कमांड आपका हो जाएगा। देखिए जो सेक्शन ए है मैं उसके कुछ पीवाईक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बहुत ही बेसिक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करेंगे तो लेट्स से आप देख सकते हो फिजिक्स में भी मतलब बहुत ही बेसिक एरियाज के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए इस एरिया से मिलते हैं सेक्शन ए में। ठीक है, बहुत ही सिंपल एरियाज से क्वेश्चंस ना, जस्ट बिकॉज वो इतने सिंपल हैं और जस्ट बिकॉज हमने उनको एकदम शुरुआत में पढ़ा हुआ है, अपने जब बेसिक्स मतलब जो हम 10th 11th 12th में पढ़ाई की है तब हमने उनको पढ़ा हुआ है, तो क्या होता है वी टेंड टू फॉरगेट देम, वी टेंड टू स्किप देम जस्ट बिकॉज वो इतने सिंपल हैं। और अब हम अपने आगे मास्टर्स बैचलर्स में पढ़ रहे हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो यू जस्ट नीड टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट, आपको बस इनको रिवाइज, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बल्ब होता है उसमें कौन सी आपको
गैस मिल जाती है। सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है आपको बेसिक बुक्स में मिल जाएंगे। मैं इसके लिए कुछ सोर्सेज भी आपको मेंशन कर दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। आई शेयर अ फ्यू पीडीएफ्स जहाँ से आप ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स है, उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? पिंड कॉमेंट पे मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो के। ओके, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आप वहां जाकर देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नाउ अब यहाँ से बात आ गई। इसके अलावा अब जब हम अगर हम बात करेंगे, इसका एक और सोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो वो एक बहुत ही अमेजिंग सोर्स हो जाएगा सेक्शन ए के लिए। वाई? बिकॉज PYQ से आपको क्या मिल जाता है? एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा? साथ ही साथ आपको एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जिन पे थोड़ा स्ट्रेंथ या थोड़ा ज़्यादा फोकस के साथ में आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, ना चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है आपका खुद का कोर सब्जेक्ट, दैट इज लाइफ साइंसेस। ठीक है, अब अगर हम लाइफ साइंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर अब आप खुद सोच के देख सकते हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक लॉजिक भी लगाओगे ना तो भी आपका बहुत बेनिफिट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर मैं बोल रही हूँ कि आप ICMR एग्जाम देने जा रहे हो, है ना? कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो? आप ICMR एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, और ICMR में M जो है, M स्टैंड्स फॉर मेडिकल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो मेडिकल अगर कोई चीज़, कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि मेडिकल के फील्ड से रिलेटेड है तो वो लाइफ साइंसेस के सबसे ज़्यादा कौन से एरिया को टारगेट करेगा? आप बोल सकते हो मैम वो डेफिनेटली जो मेडिकल से रिलेटेड एरिया है उसी को टारगेट करेगा, वहीं से क्वेश्चंस हमको ज़्यादा मिलने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ डिजीजेस, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर मैं बोलूँ जेनेटिक्स, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर मैं बोलूँ माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी, यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इम्यूनोलॉजी, ये सब क्योंकि मोर और लेस डिजीज और इस सब का ही पार्ट है। डिजीजेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो आपको इन वाले एरियाज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इन चीजों पे फोकस करोगे तो बहुत सिंपल बात है कि इन एरियाज में ओके जब आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे तो बहुत सिंपल बात है कि इन एरियाज में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि जो बहुत ही सिंपल बेसिक आपकी NCERTs है। अगेन अगेन NCERTs का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। ठीक है, तो जो NCERTs हैं आपकी बेसिक, आपको उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। 11th 12th में एक जनरल आई थिंक हेल्थ के कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, डिजीज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, जेनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो NCERTs तो आपको पढ़ ही लेनी है 100%। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ मेडिकल से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज हुई हैं, जैसे कि नोबेल प्राइजेस कहीं मिले हैं किसी फील्ड में, इस फील्ड में कुछ नोबेल प्राइज मिला है तो किस डिस्कवरी के लिए मिला है, कोई और पर्टिकुलर रिसर्च हुई है अगर इन द फील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। हालांकि रिसर्च से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, नोबेल प्राइज वगैरह से ही क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से एरिया, किस तरीके के एरिया से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो व्हाट इज द समरी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि व्हाट इज द समरी इन दिस केस। ठीक है, तो समरी में बस 3-4 बातें ही यहाँ पर आपको बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट आएगा NCERTs आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, NCERTs पढ़नी है 11th और 12th क्लास की। सेकेंड पॉइंट आएगा आपको जो अपने CSIR के जो ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा फिर आपका जो बेसिक बायोकेमिस्ट्री वगैरह, थोड़ा सा ये वाले टॉपिक्स भी आ जाएंगे, टेक्निक वगैरह थोड़ा बहुत। हालांकि आपको कोशिश ये करनी है कि सुपरफ्लुअस मैनर में चीज़ें पढ़नी है। सुपरफ्लुअस मैनर में मतलब कि आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कवर कर पाएँ उनको कवर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ रिविजन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे अगर आप बात करते हैं CSIR में, वहाँ पे सेक्शन B होता है। सेक्शन B में मार्क्स क्यों नहीं आते ज़्यादा? क्योंकि वहाँ रिविजन की
ज़रूर कमी रह जाती है, क्योंकि वहाँ फैक्चुअल नेचर है का पेपर है सेक्शन बी, और सेक्शन बी में अगर पक्का पक्का पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रिविजन नहीं होता तो कंफ्यूजन हो जाता है दो ऑप्शंस के बीच में, तो वहाँ दिक्कत आती है। सिमिलरली यहाँ पे भी, क्योंकि फैक्चुअल नेचर का है, वन वर्ड वाले सारे क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, तो सिंपल हो जाता है इसमें भी। आपका जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स से आपको यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स से उसको ज़रूर देखना है आपको, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ऐसी कुछ है, ये सब एरियाज हो गए जो कि मुझे लगता है कि जो आप पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी इसकी कुछ पीडीएफ्स इससे रिलेटेड, इसके कंटेंट से रिलेटेड, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। वो उसका लिंक मैं आपको कहाँ पर दे दूंगी, इसके पिंड कमेंट में दे दूंगी, मेक श्योर करेंगे उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। बाकी इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, अगर कुछ भी डाउट है आपके दिमाग में, आप मुझसे पूछ सकते हो। एक और चीज़ जो आप मुझसे कई बार पूछते हो, मैम क्या हमें फॉर्म फिल करना चाहिए, क्या हमें ये एग्ज़ाम देना चाहिए, देखो बहुत सिंपल आंसर है इस बात का। जितने ऑप्शंस आपके पास हैं, जितने ऑप्शंस आप CSIR के अलावा जो जो भी फॉर्म आपके पास में अवेलेबल हैं, जो आप फिल कर सकते हो, जो एग्ज़ाम दे सकते हो, जहाँ से आपको फेलोशिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज फेलोशिप का मिलने के जो जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करो, उनको बिल्कुल उन फॉर्म्स को अप्लाई करो। ऐसे ही तो इतने कम नंबर है, ठीक है, उसमें भी तुम चॉइसेस रखोगे कि नहीं मैं सिर्फ ये करूँगा, मैं सिर्फ नहीं, गो फॉर व्हाट्सएवर यू आर गेटिंग। प्रॉब्लम कोई नुकसान नहीं है उसमें, मिल जाएगा तो फ़ायदा ही है ना। सो डू दैट, ओके। चलो, दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अपना ख्याल रखिए, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी वेरी सून। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।